प्लीज हिट से। अरे अरे, आपके पास असाइनमेंट है बच्चे? गुड जॉब, गुड। भाई नाइन्थ रोज सेक्शन ने तो कमाल कर दिया। इतनी ठंड में बच्चों ने खड़े होकर टीचर का वेलकम करा। वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। शाबाश। सबसे पहले आप लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी सर्दी में हमारे छोटे छोटे बच्चे नहा धोकर वेल ड्रेस्ड होकर स्कूल में आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर बाद में। वेरी 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 गुड। अब हम पढ़ेंगे बेटे, असाइनमेंट को करेंगे। और यूनिट का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। लेकिन असाइनमेंट करने से पहले वी शुड बी फेमिलियर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड द यूनिट्स। ओके, तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा। वो आपको नोट करना है सभी बच्चों को पेन से। गेट रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन। देखो आपको पता है मैं कभी भी ज्यादा जोर नहीं डालता, नोट कर लो या नहीं, लेकिन इसके लिए मैं एम्फोसाइज करूंगा। प्लीज नोट डाउन। यू ऑल नो माय नेम। आई एम धीरज वशिष्ठ। चंडीगढ़ में मेरे को डीवी सर से पॉपुलर हूँ बच्चे मैं, बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी। हम पढ़ते हैं टीचर। देखो एक एक अपना पेज ले लो, हॉरिजॉन्टल कर लो अपनी कॉपी के पेज को, हॉरिजॉन्टल। और उसमें 5 ब्लॉक्स बना लो। 5 ब्लॉक्स, बीच वाला छोटा और साइडों वाले बॉक्सेस बड़े। ये हमारे पास 5 ब्लॉक्स आ गए। बना लो फटाफट। यहां पर हम वर्क के बारे में बात करेंगे। फार्मूले में यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और यहां पर पावर के बारे में बात। रेडी? शाबाश। सबसे पहले हम येलो कलर यूज करते हैं और उससे सिर्फ वो फार्मूले लिखते हैं जो मेन फार्मूले हैं। मेन, ओनली मेन। अगर आपको वर्क पूछे तो आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का असली में तो ये मैक्सिमम वर्क होता है, मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला। तो कौन सी 3 टर्म्स यूज करी हमने अभी तक? ये सेंटर वाला बॉक्स अब, ओनली फॉर यूजिंग विच टर्म्स। हमने वर्क यूज करी बेटे, फोर्स यूज करी, डिस्प्लेसमेंट यूज करी। ओके सर, ये आप बॉक्स क्यों बना रहे हो बीच में? ये बाद में बताता हूं। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेन। अगर कोई बॉडी एम मास वाली वी वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी टर्म्स आ गई दोनों? एक 3 आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी आई, एक मास आई, एक वेलोसिटी आई। ये टर्म्स आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का मेन फार्मूला फॉर ए पॉइंट मास। मास, उस पॉइंट मास, उसकी ग्रेविटी, और वो पॉइंट मास जमीन से कितना ऊंचा है, हाइट। तो कौन सी टर्म्स आ गई हैं नई वाली? पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और कौन सी आ गई? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कौन सी आ गई बेटे? हाइट आ गई, हाइट। मास तो पहले ही है,
पावर देखते हैं। पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर ए कैपिटल पी से लिखते हैं यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। कितना काम कितने टाइम में करा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कौन सी नई टर्म आ गई? पावर आ गई, वर्क आ गई, टाइम आ गई। और एक और टर्म मेरी तरफ से ऐड कर लो, दो टर्म्स, एम ई मैकेनिकल एनर्जी, और एक स्मॉल पी। स्मॉल पी को दो नाम है इसके, लीनियर मोमेंटम या कभी कभी मोमेंटम ही बोल देते हैं। प्रॉपर नेम लीनियर मोमेंटम। प्रिकॉशन, कैपिटल पी पावर है, स्मॉल पी लीनियर मोमेंटम है, और पीई का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा आता है, वो कहता है सर मैं एक बात बताऊं, सच सच मैं ना सारे साल अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ, एग्जाम आ गया और मेरे ना माइंड पे लोड है सर, तो मैं क्या करूं? मैं उसको कहूंगा बेटे तुम मेरा ये चार्ट याद कर लो, तुम्हारा ये वाला चैप्टर तैयार हो गया। ऐसे ही बाकी चैप्टरों का बना सकते। सर मैं अब यकीन करो, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि कौन सी टर्म्स होती है, और मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ तो मेरे को पता ही नहीं लगता क्या चीज गिवन है, कैसे करना है। तो मैंने कहा बेटे आप इन सिंबल्स को याद कर लो और इनकी यूनिट्स याद कर लो। कम से कम टाइम, काम काम बोल रहा हूं, वर्क की यूनिट जाऊल, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जाऊल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जाऊल, मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट जाऊल। और टीचर ने वर्क को गलती से दो बार लिख दिया तो इधर भी जाऊल ही कर देते। तो देख लो किसकी किसकी यूनिट होती है जाऊल। सर क्या बोल रहे हो आप? जाउल बोल रहा हूं बेटे, जे स्टैंड्स फॉर कैपिटल जे, जाउल। जाउल प्रॉपर नेम अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे तो जाउल साइंटिस्ट का नाम है वैसे ही। और सुनो, इसके अंदर एक टर्म और ऐड कर देते हैं, ऐसे करते हैं, चलो इसी को मॉडिफाई कर देते हैं बेटे। ऐसे करते हैं, ये जो वर्क टीचर से दो बार लिखा गया ना, इसको हम नई टर्म बना देते हैं। कैसे? टीचर उसको वेट बना देते हैं, WT वेट। वेट की यूनिट लिख देते हैं। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है। ओके, और सुनो, और क्या बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, हाइट की यूनिट होती है मीटर। और सुनो, ये जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सुनो, जो पावर होती है ना, पावर, उसकी यूनिट होती है कैपिटल डब्ल्यू, लेकिन यहां पर कैपिटल डब्ल्यू को यूनिट के रूप में है। इसका मतलब है वाट, WATT वाट। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। मास की यूनिट है किलोग्राम। यूनिट क्या होता है? जिसमें किसी चीज को मापा जाता है। और लीनियर मोमेंटम की यूनिट थोड़ी सी मुश्किल है, ध्यान से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, KGM/S। ये क्या लिखा टीचर ने? केजी किलोग्राम, एम मास, फिर स्लैश मैंने अपॉन, और सेकंड आ गया नीचे। सर ये क्यों बता रहे हो आप? इसलिए बता रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखेगा वो, तो वो ऐसे नहीं लिख सकता ए बॉडी कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20, ऐसे नहीं लिखेगा। उसको लिखना पड़ेगा ए बॉडी कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर। मीटर बाद में मेंशन करेगा। तो आप उसकी यूनिट को याद करते ही एकदम से जजमेंट कर लोगे कि मीटर तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, इसका मतलब जो 20 लिखा हुआ है वो एस की वैल्यू, एस की। ओके, तो यानी यूनिट से आपको यूनिट याद करने से आपको पता लग जाएगा न्यूमेरिकल में कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। दूसरी बात,
टीचर ने आपको बोला था कि ये तो मेन फार्मूले हैं, मेन, तो क्या इसके बिना फार्मूले भी होते हैं? यस, वो भी लिख लेते हैं। वर्क का स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। पहले वाला मैक्सिमम वर्क का फार्मूला। ओके। और एक बात, सर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, ये क्या लिख दिया आपने कॉस थीटा? ध्यान से सुनो। मान लीजिए कोई बच्चा लकड़ी के संदूक से धागा बांधकर उसको शोल्डर के पीछे रख के ऐसे भाग रहा है, छोटा बच्चा। तो बच्चे ने स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स लगाया इधर को, फोर्स, लेकिन लकड़ी का ब्लॉक जमीन पे चलता है, हॉरिजॉन्टली जमीन पे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। दोनों की डायरेक्शन में कितना एंगल है? थीटा। उस थीटे का ये कॉस लेना होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक बात, सर हमें तो ये पढ़ाया नहीं है कॉस। भाई आपकी असाइनमेंटों में है ये, तो आपको ये याद करना है। अगर ये 30 डिग्री दिया हो, cos 30, तो आपने इसकी वैल्यू लेनी है √3/2। अगर ये 60 डिग्री दिया हो, तो आपको लेनी है इसकी वैल्यू हाफ। अगर ये 90 डिग्री दिया हो, तो आपको इसकी वैल्यू याद करके रखनी है 0। देखो, 30, 60, 90 बोला अभी तक तो समझदार बच्चे ने याद भी कर लिया होगा। और अगर इसकी वैल्यू दे रखी हो 45 डिग्री, तब आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है 1/√2। अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी हो 0 डिग्री, तब इसकी वैल्यू 1 लेनी है। सर 0 कब होएगा? वही बच्चा जो लकड़ी के ब्लॉक को भाग के खींच रहा था, अगर वो जमीन पे बैठ जाए और धागे को ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचे जमीन के पैरेलल, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब थीटा 0 डिग्री। ओके, तो ये आपने याद रखना। और अगर आपने ये वाली चीज याद कर ली, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, कभी कभी आपको पेपर में कॉस की बजाय साइन की जरूरत पड़ती है, साइन की। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर आपने इतना टेबल याद कर लिया, तो उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लिया, तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, लेट मी राइट इट अगेन। कैसे याद रखना है सभी बच्चों ने? साइन थीटा ओवरऑल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा ओवरऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे 9th क्लास के इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉस की वैल्यू रख दो, साइन की निकालो, आसानी से निकल जाएगी। सर इतनी वैल्यू याद करनी है? बस, आपको इस क्लास में इतनी ही करनी है बस। दूसरी बात, अब सर काइनेटिक एनर्जी का बॉक्स में लिख दिया आपने, क्या इसके और फार्मूले भी होते हैं? हाँ जी होते हैं बेटे काइनेटिक एनर्जी। कौन से होते हैं सर? ये लो, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये भी होता है, हाफ लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। बच्चा बोलेगा, सर जिस दिन हमारी क्लास में लीनियर मोमेंटम कराया था ना, उस दिन मैंने छुट्टी मार ली थी, मेरे को तो ये लीनियर मोमेंटम ही नहीं पता क्या होता है। उसका अलग से लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो कितने मास को लेके मूव कर रही है और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी व्हेन बॉडी मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। लाइन, स्ट्रेट लाइन से लीनियर बना लिया। ओके, कितना मोशन लेकर एक बॉडी सीधी रेखा में चल रही है। ओके, अगली बात,
अब काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और याद कर लो, हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा 9th क्लास का, सर मैं बताऊं, हमें कैसे पता लगेगा पेपर में कि ये यूज करना न्यूमेरिकल के लिए कि ये। तो मैं कहूंगा बेटे, आप पेपर में दिए हुए डाटे को यूज करोगे, उसकी स्टेटमेंट देखोगे, जो भी डाटा दिया हुआ है अगर उसकी यूनिट ये होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो पी दिया हुआ है, अगर उसकी यूनिट ये होगी मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी दी हुई है। तो आपको डाटे से पता कर लेना है कौन से सिंबल दिए हैं, उसमें डाटा पुट कर दो। अगर मास और वेलोसिटी दी है तो ये यूज कर लो, अगर मोमेंटम और मास दी है तो ये यूज कर लो। गॉट इट? ओके। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। बच्चों को ये फार्मूला पता तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन उनको इसकी कंडीशन नहीं पता होती कि ये फार्मूला कब लगना है कब नहीं। तो ध्यान से सुनो बेटे, ये फार्मूला तब लगता है अगर जमीन के मुकाबले, जमीन से लेकर ये पॉइंट मास एच हाइट पर हो तब। यानी जिस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट, वो जमीन से सारी की सारी बॉडी एच हाइट पे होनी चाहिए। लेकिन बच्चे ये फार्मूला एक गलत सिचुएशन पर लगा देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने पेपर में ये डाल दिया कि मेरे पास एक वर्टिकल रॉड है जमीन पे ऐसे खड़ी हुई है, उसकी हाइट है कैपिटल एच, उसका मास एम भी गिवन है, कैपिटल एच भी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं, वो यही वाला फार्मूला इधर लगा देते हैं और लिख देते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। गलत। क्योंकि यहां टीचर ने कंडीशन बोली थी सारे का सारा पॉइंट मास हाइट पर होना चाहिए, सारे का सारा मास एच हाइट पर। अगर आप वर्टिकल रॉड खड़ी कर दोगे तो उसका कुछ मास तो जमीन से टच कर रहा है, कुछ मिडल में है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ टॉप पर जा रहा है। सारा मास तो एच हाइट पे नहीं हुआ ना। सारा मास तो एच हाइट पे तब हो सकता है जब इस रॉड को वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कर दूं, इस रॉड को वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कर दूं, तब हो सकता है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके मिड पॉइंट तक आपको हाइट लेनी होती है, यानी यहां पर इस हाइट का हाफ लेना। एक बच्चा मेरे को कहता है सर, वेट 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 वेट, अगर मैं इस रॉड को ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, सेम रॉड है, उसका मास एम ही है और एच हाइट रखता हूं, और ये हमारी जमीन है नीचे, अब बताओ। तो मैंने कहा बेटे सारी हाइट एच हाइट पर आ गई ना, सारा मास आ गया ना एच हाइट पर। जब सारा मास आ जाए एच हाइट पर, तब तो आप यही वाला सिंपल फार्मूला लगा सकते, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एच, इसमें हाफ नहीं करना। तो बच्चों को इन तीन फार्मूलों में कंफ्यूजन होती है, तो कब कौन सा लगाना है आपको पता होना चाहिए। एक बात और, कभी कभी किसी पेपर में मैं ना तो काइनेटिक एनर्जी पूछता हूं ना ही पोटेंशियल एनर्जी पूछता हूं, मैं बच्चे से पूछ लेता हूं मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी पूछ लेता हूं, टोटल या मैकेनिकल। तो बच्चा कहता है हमें तो ये आता नहीं। लेकिन जिस बच्चे को सिर्फ ये बात बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी में कुछ भी नहीं करना होता, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना होता है बस, तो वो कर जाए मैकेनिकल। इसीलिए मैंने ये एम ई लगाया था, मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। पावर की क्या बताई थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और पावर का एक फार्मूला और भी लिखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक। ओ बेटे डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, ये थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटे, वेलोसिटी लिखना है आपको, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो होता है
वर्क के फॉर्मूले, पावर के फॉर्मूले में वेलोसिटी। और अगर फोर्स इधर को है और वेलोसिटी इधर को है बॉडी की, तो उनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो थीटा। देखो कितना बढ़िया चार्ट बना के दिया। सभी बच्चों ने, जब जाओगे ना वहां पर अपने घरों में पढ़ोगे ना, तो आपने इस बंदे का थैंक यू करते हुए इसका फोटो ले लेना है, फोटो क्लिक कर लेना है, उसको बार बार पढ़ना है। मैं बिलीव बिलीव मी, पेपर में फायदेमंद होएगा, टेंथ में फायदेमंद होएगा, और जो बच्चे साइंस में जाएंगे उनमें +1 +2 में भी फायदा होगा। जो एनडीए का एग्जाम देंगे फायदा होएगा, जो अपना इंजीनियरिंग में जाएंगे फायदा होगा, जो मेडिकल में जाएंगे फायदा होगा, जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देंगे फायदा होगा। ये चार्ट अकेला, इसीलिए मैंने बोला था आपने हाथ से बनाना है। फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चों को मैंने लिखते ही नहीं देखा। वेरी सरप्राइज। अब इसको हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ओके, असाइनमेंट, शाबाश। इस असाइनमेंट में हम सीरियल वाइज नहीं चलेंगे, हम इसमें मुश्किल वाले क्वेश्चन पहले करेंगे। ओके, मुश्किल वाले। और आपका होमवर्क है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस घर से करके ले आना। फर्स्ट 10 क्वेश्चन फर्स्ट पेज। लेकिन मैं आपको इसमें स्क्रूटिनाइज करके पहले करवाऊंगा मुश्किल वाले, ताकि बच्चों का एग्जाम अच्छा होए। अगर ये असाइनमेंट पूरा करने का मौका भी नहीं मिलता, कई बार स्कूल वाले और लेक्चर देते हैं, कभी नहीं देते, तो हमारा बढ़िया वाला काम पहले हो जाए। तो लास्ट पेज पे आ जाओ। लास्ट पेज पे हम करेंगे नीचे से, नीचे से फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, लास्ट पेज पे। कोई ऐसा बच्चा है जो इसका स्टेटमेंट पढ़ सके? पूरे स्कूल में एक भी बच्चा जो माइक पर आके इसका स्टेटमेंट पढ़ सके? तो रोज में 50 बच्चों में से एक में भी कैपेबिलिटी नहीं है ये। अच्छा, डैफोडिल में 50 बच्चे बैठे हैं, कम से कम कोई एक बच्चा माइक पे आके इसका स्टेटमेंट पढ़ सके? 50 स्टूडेंट्स में से नो वन इज कैपेबल टू रीड। लोटस में 100 बच्चे बैठे हैं, 80 स्टूडेंट्स। हाँ, ये बढ़िया है। देखा, मैं जानबूझकर ऐसे वर्डिंग बोली थी, उस बच्चे के अंदर खुददारी है। सर ऐसे कैसे कह दिया आपने? वेरी नाइस। मेरे को पता है आप सारे पढ़ सकते हो, मैं जानबूझकर ऐसे वर्ड बोलता हूँ ताकि किसी में खुददारी। हाँ बेटे, पढ़ के दिखाओ, शाबाश। A girls having mass of 35 kg sits on a बेटे 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 बेटे, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना है इसी पेज पे, इसी पेज पे लास्ट पे। Avinash can run with the speed of 8 meter per second against the frictional force of 10 Newton, and Kapil can move with the speed कौन, of नहीं बेटे, कौन सा क्वेश्चन पढ़ी जा रहे हो आप? लास्ट पेज पे जाओ, थर्ड पेज पे, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी। for mathematics. You got only 2 pages, huh? नहीं मैम, ये पुराना आपके पास ये असाइनमेंट है, इसमें 4 पेजेस हैं, लास्ट वाला ब्लैंक है। थर्ड पेज पे क्वेश्चन है ना, केस स्टडी वाला। Yes, sir. But we have only 2 pages. Only 2 pages we have, sir. ओके, पेजेस ही 2 दिए हैं, ये कैसे हो गया? In all the classes, we got only 2 pages of math side. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पेज बच गया बेटे, आप उनको देना भूल गए हैं वो आपको, हमने तो भेजा था। चलो फिर और कोई क्वेश्चन करते हैं। ऐसे करो फिर आप बेटे, आप ऐसे करो,
सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। Science one case studies. A girl having mass of 35 kg sits on trolley of mass 5 kg. The trolley is given in initial velocity of 4 meter per second. By applying a force, the trolley comes to rest after traversing a distance of 16 meter. How much work is done on the trolley? बहुत अच्छे, बैठ जाओ, शाबाश। मैं क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका थर्ड पेज भी इन बच्चों को अरेंज कर दें। वो फोटोस्टेट की मशीन के ऊपर पड़ा रह गया है वो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पेज है। कल को अब मैम अरेंज करवा देना प्लीज। अभी हम 7th क्वेश्चन देख रहे हैं, जो उसका मीनिंग समझाने लगे हैं टीचर। टीचर कह रहे हैं कि एक लड़की है, उसका मास है 35 kg और वो ट्रॉली पे बैठी है जिसका मास, ट्रॉली का मास है 5 kg। इस ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट ठीक करो बच्चे, मीटर पर सेकंड लिखना चाहिए, और उसकी पावर में 2 जो है ना वो एक्स्ट्रा छपा हुआ है। बाय अप्लाइंग ए फोर्स द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रांसवर्सिंग 16 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये एक ट्रॉली है, मान इस ट्रॉली के ऊपर एक गर्ल है जो कि खुद 35 kg की है। हाउ मच मास ऑफ द गर्ल इज 35 kg। हाउ मच इज द मास ऑफ ट्रॉली? मास ऑफ ट्रॉली 5 kg। ओके, इसको हमने पुश कर दिया, तो कितनी वेलोसिटी दी बेटे हमने इसको? 4 मीटर पर सेकंड। और ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर गई? मान लीजिए ये ट्रॉली चलते चलते यहां से चली थी और चलते 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 यहां पर पहुंच गई, तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट हैज कवर्ड? 16 मीटर। अब पहला बात, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली? शाबाश, वर्क डन ऑन ट्रॉली बाय गर्ल। है कोई बच्चा बेटे जो इस क्वेश्चन को कर सके? कोई आइडिया शेयर करना चाहेगा? नो वन? नो वन। ओके, अब देखो टीचर ने आपको वर्क डन ऑन ट्रॉली बाय गर्ल पूछा हुआ, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। ओके, अब मेरे को बताओ वर्क का बेसिक फार्मूला क्या था? सर मैक्सिमम वर्क का फार्मूला आपने कराया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा बहुत अच्छी। अब ये बताओ कि जब इस गर्ल ने ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाया तो ये ट्रॉली गर्ल से कितनी दूर चलेगी? सर क्या बात कर रहे हो, गर्ल तो खुद ही ट्रॉली के ऊपर है, जब भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? फिर से सुनो, गर्ल के द्वारा जब ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाया गया तो ट्रॉली गर्ल से कितनी दूर चलेगी, दोनों में कितना गैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? स्ट्रेट लाइन गैप। सर जा ही नहीं सकती, ट्रॉली तो गर्ल के साथ ही रहती है। इसका मतलब है ट्रॉली की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। एक बच्चा कहेगा सर फिर भी ट्रॉली यहां से लेकर यहां तक तो गई है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो गई है ना ट्रॉली, तो डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर नहीं लेंगे? नो, गर्ल के द्वारा ट्रॉली पे कितना फोर्स गया, वर्क करा,
तो ट्रॉली की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम तो ट्रॉली की डिस्प्लेसमेंट S0 है, फोर्स गर्ल ने जो मर्जी लगाया हो, वर्क हो गया 0 जूल। यानी पहला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करते। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। अब गर्ल के द्वारा वर्क कितना करा गया हो, बाय गर्ल। तो जब बाय गर्ल है बेटे, तब गर्ल की डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आ गई। उसने पैर से पुश करा जमीन से, वो गई उधर। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो हम कहेंगे सर वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट ना उतना ही होएगा जितना यहां से यहां तक जाने में वर्क हुआ। तो मैंने कहा बेटे वर्क के लिए तो आपको फोर्स भी चाहिए, लेकिन गर्ल ने जमीन के ऊपर कितना फोर्स ऐसे पैर से दबाया कि आगे को भाग गई, फोर्स की वैल्यू तो कहीं नहीं दे रखी। एक बच्चा समझ जाएगा, वो कहेगा सर वेट वेट वेट, आपको पता है ना इस गर्ल ने जितना भी वर्क करा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया जाके। तो मैंने कहा कैसे कह सकते हो तुम, सर जिन दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, बशर्ते कि दोनों क्वांटिटीज की नेचर भी सेम हो। मैंने कहा क्या मतलब, बच्चा कहेगा सर वर्क की यूनिट क्या होती है, मैंने कहा जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है सर, जूल। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता, होता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता, होता है। जब दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो तो वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा तो वर्क ही कैलकुलेट कर लूंगा। एक बच्चा सर वेट वेट वेट, आप काइनेटिक एनर्जी क्यों लेते हो, पोटेंशियल क्यों नहीं ले लिया आपने, मैकेनिकल क्यों नहीं ले लिया। भाई इसके अंदर क्या उसकी हाइट चेंज हो रही है, नहीं सर। लेवल्ड रोड बोला वो उसने क्वेश्चन में, तो हाइट चेंज हाइट से हिसाब से होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए नहीं लिया। ओके सर समझ आ गया। तो आपको ये लिख दिया मैंने, हाफ मास ऑफ द गर्ल वेलोसिटी स्क्वायर। एक बच्चा कहता है सर वेट 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 आपसे मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक होगी, सर जब लड़की ऐसे जाएगी वो अकेले अपने मास को ही थोड़ी लेके जाएगी, ट्रॉली के मास को भी तो साथ में लेके जाती है। आप टोटल मास लिखो यहां पर, मास ऑफ ट्रॉली भी लिखो। आई सेड ओके यू आर राइट, दैट मीन्स हाफ 35 plus 5, velocity is already given to us 4 square, that means 40 divided by 2 into 16, that means 20 into 16, that means 320। अब इतना जब मैं काम कर दूंगा और ये पूरा न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होएगा तो मैं बच्चे को दूंगा 2 मार्क्स। इतना करने के बावजूद 3 में से 2 दूंगा। कोई बच्चा बता सकता है क्यों, why will I deduct 1 mark। पूरे स्कूल में एक भी बच्चा बता सके, मैंने ये सारा क्वेश्चन कर दिया, why I will deduct 1 mark। The unit is not written. वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन सा बच्चा बेटा, नाम बताओ। Sir, Maninder Pal Kaur. मनिंदर पाल कौर, डैफोडिल सेक्शन का बच्चा, बैठो शाबाश। पूरे स्कूल में इस बच्चे का फोकस सबसे बढ़िया निकला। इसने बोल दिया सर वर्क की यूनिट आपको मेंशन नहीं पता नहीं है क्या, आपने मेंशन किया कि भूल गए हो आप, आपको यहाँ जूल लिखना चाहिए। वेरी गुड। जिन बच्चों को ये मैंने क्वेश्चन सेल्फ टॉक करते हुए समझाया, आपको बच्चा बन के समझाया, जैसे मेरे और बच्चे में संवाद हो रहा हो, डायलॉग हो रहा है, जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन एक अच्छे वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं।
अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी पेज पर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4। लोटस वाले बच्चे थोड़ा सा आवाज कम करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे को पता है, मेरा कहना मान लेंगे। शाबाश। देखो इतनी बड़ी क्लास है, एक बार कहने से चुप हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अविनाश कैन रन विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मूव विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड against the frictional force of 25 Newton. Who is more powerful and why? देखो क्वेश्चन नंबर 4, सब ध्यान से सुन लो। इसने अविनाश और कपिल बोला है ना, तो मैं डायग्राम की क्लैरिटी के लिए बॉय एंड गर्ल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये एक बॉय है, तो ऐसे वो दौड़ रहा है बच्चे, ठीक है। उसने बोला है कि ये जो बॉय है इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। जिस सरफेस पर ये भाग रहा है, मान लीजिए ये बच्चा कांच के ऊपर भाग रहा है, ग्लास शीट के ऊपर, और इसके शूज हैं, स्पोर्ट शूज डाले हुए हैं। तो कांच और रबड़ के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी? 10 न्यूटन। ओके। दूसरी बात, एक है गर्ल, वो भी भाग रही है। गर्ल का वेलोसिटी कितना दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ द गर्ल 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन गर्ल के शूज लेदर के बने हुए हैं और वो बास्केटबॉल के कंक्रीट ग्राउंड में भाग रही है, मान लीजिए। तो लेदर और कंक्रीट दोनों सरफेस अलग हैं, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स है 25। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन पावरफुल। देखो बेटे क्या होता है, योर अटेंशन। इस अपना मोशन कायम रखने के लिए इस फ्रिक्शनल फोर्स का विरोध करना पड़ेगा। इसको अपना मोशन कायम रखने के लिए इस फ्रिक्शनल फोर्स का विरोध करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो लड़के के द्वारा लगाया गया फोर्स, लड़के के द्वारा लगाया गया फोर्स 10 न्यूटन से मामूली सा ज्यादा होना चाहिए, बहुत मामूली सा। जैसे आप कह सकते हो 10.1, पॉइंट वन तो ज्यादा है, 10.00001। अगर इतना सा भी ज्यादा होगा तो वो लड़का। और टीचर ने पावर का फार्मूला क्या कराया था? वेलोसिटी कॉस थीटा। लेकिन टीचर ने यह भी बोला था, अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में हो तो थीटा होता है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 सिखाया था टीचर ने। इसका मतलब लड़के की पावर होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू 1। फोर्स की वैल्यू कितनी? अप्लाइड फोर्स की अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही होगी, हालांकि दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने इसको ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स खुद कितना है? 10। वेलोसिटी कितनी है? 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 वाट इस लड़के की पावर है, 80 वाट। और अब गर्ल की देखते हैं। पावर, फोर्स बाय कर्ल, फोर्स बाय द कर्ल, वेलोसिटी ऑफ, उधर बॉय की वेलोसिटी थी कॉस ऑफ थीटा। इसमें भी दोनों फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री। तो इधर भी कॉस 0 डिग्री 1 लेंगे। तो अगले स्टेप में फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होएगा ये एफ डैश ना 25। गर्ल की वेलोसिटी कितनी है? 3। और ये आ गया 1। तो गर्ल है बेटे 75 वाट की पावर रख। तो गर्ल थोड़ी सी कम पावर है,
बॉय जीत गया, बॉय विनर। तो बॉय हैज 80 वाट, गर्ल हैज पावर 75 वाट। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ ओके, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। अब मैं पूछ कब तक है? तो मेरा बेटे अब मेरा ख्याल है इसीलिए 2 क्लासों में छोड़ दिया, तो टाइम आपको अब दूसरा लेक्चर लगाना है कोई। हम आप लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चन करके आना और स्कूल से डिमांड करना कि इस असाइनमेंट का 3rd पेज की आपको दें, और मैं कंटिन्यू करूंगा मुश्किल। we all students and including me, we should be very thankful to the teacher who maintained so good a discipline. Thank you.